हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मैंने इसमें इतने पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जितने ज़रूरी पॉइंट्स हो सकते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने इसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। तो अब आप इस वीडियो को पढ़ते हैं कि भारत में संविधान की पृष्ठभूमि कैसे रखी गई। तो लंदन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उन्होंने भारत में व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग व्यापार करने लगे तो यहाँ से धन उचित और अनुचित दोनों तरीकों से कमाने लगे। मतलब कंपनी को उन्होंने छोड़ दिया, लोग निजी स्वार्थ चाहने लगे और निजी स्वार्थ के कारण रुपए अनुचित तरीके से कमाकर इंग्लैंड में ले जाने लगे। और इसकी चर्चा इंग्लैंड में जगह जगह होने लगी कि मतलब ये ऐसे धन चुरा के लेके आ रहे हैं। चोरी हुआ एक तरीके से। तो उस तरीके से फिर जो कंपनी थी वो ऋण में डूबने लगी और फिर कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से ऋण मांगा। तब ब्रिटिश सरकार का ध्यान भारत की तरफ गया और भारत में ब्रिटिश संसद में एक एक्ट पारित हुआ जो था 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि संविधान क्या होता है। संविधान उन नियमों तथा कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। भारत का भी अपना एक संविधान है। भारत के संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन एवं ब्रिटिश क्राउन के तहत निर्मित अधिनियमों के तहत समझा जा सकता है कि दो भागों में बांटा गया है। ब्रिटिश शासन एक कंपनी के अधीन शासन 1600 से 1857 तक और ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन 1858 से 1947 तक। तो पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। तब पीएम कौन थे? पीएम थे लॉर्ड नाथ। ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज तृतीय। कौन थे? जॉर्ज तृतीय। तो भारत में ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण इस रेगुलेटिंग एक्ट के लिए कहा गया। भारत में ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण। सेकंड केंद्रीय प्रशासन की नींव। इस एक्ट के द्वारा मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था और किस एक्ट के तहत बना था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स एंड बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 परिषदीय कार्यकारी परिषद का गठन हुआ। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन हुआ। परिषद के 4 सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस, मानसन, बारवेल, क्लेवरिन। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। 4 ऑप्शन देता है और उसमें से 3 के नाम लिख देता है, 1 के नाम नहीं लिखता है तो पूछता है कि इसमें से कौन नहीं था। तो ऐसे करके इसमें क्वेश्चन बनता है। इस एक्ट के द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यानी वो लोकल कोर्ट होते थे। जैसे हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय है, जो सुप्रीम न्यायालय है उसकी तरह नहीं था। लोकल न्यायालय जैसे हमारे यहाँ लोक अदालतें होती हैं उस तरीके से ये न्यायालय था। मुख्य न्यायाधीश थे जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया था और अन्य न्यायाधीश हाइड, चैम्बर, लेमिस्टर। ये अन्य न्यायाधीश थे हाइड, चैम्बर्स, लेमिस्टर। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्पे। और उनके अन्य न्यायाधीशों के नाम हैं हाइड, चैम्बर्स, लेमिस्टर। तो आप इसे याद रखें। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारियों को निजी व्यापार और रिश्वत लेना लोगों से प्रतिबंधित कर दिया। क्योंकि कंपनी किस कारण डूबी थी? निजी व्यापार के कारण। क्योंकि व्यक्ति जो ब्रिटिश लोग थे वो अपना हित चाहने लगे थे और भारतीय लोगों से किसी न किसी प्रकार से रिश्वत लेते थे। तो इस एक्ट के द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण, कंपनी पर नियंत्रण सख्त हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी थी? 24। और भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। कौन देता था? जो यहाँ लोग थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को यहाँ की जानकारी देते थे और कोर्ट डायरेक्टर ब्रिटिश सरकार को इसकी जानकारी देते थे। इसके बाद आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट
यानी संशोधनात्मक अधिनियम। इसके तहत क्या हुआ, कलकत्ता की सरकार को बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त किया गया। गवर्नर जनरल की, जैसे अभी हमारे गवर्नमेंट क्या है, जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उस तरीके से यहाँ भी न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया कि न्यायालय में गवर्नर जनरल हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्योंकि क्या हुआ था कि कुशासन का आरोप लगाकर वॉरेन हेस्टिंग्स ने झूठा आरोप लगाकर नंद कुमार को वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा फांसी लगवा दी गई थी, इसलिए इन्होंने उसकी परिषद को न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त करवा दिया। और वॉरेन हेस्टिंग्स ही एक ऐसा गवर्नर जनरल है जिसपे महाअभियोग लगाया गया था, लेकिन बाद में इसे बरी कर दिया गया 1784 का। अब पढ़ते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये क्या था, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। कंपनी से प्रशासन और व्यापार को अलग अलग किया गया, मतलब प्रशासन जो कर रहा था वो अलग और व्यापार को अलग कर दिया। व्यापार कार्य के लिए निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और प्रशासन के लिए नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। गवर्नर की परिषद में सदस्यों की संख्या 3 की गई, पहले कितनी थी, 4। केंद्रीय प्रशासन का पालन न करने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय परिषद को भंग करने का अधिकार प्राप्त हुआ। केंद्रीय प्रशासन का पालन न करने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय परिषद को भंग करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में एक न्यायालय खोला गया। इंग्लैंड में क्या हुआ, एक न्यायालय भारत में अफसरों पर चलने वाले मुकदमों का संचालन करना इसका कार्य था। मतलब जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका जो मुकदमा चलता था वो इंग्लैंड में एक न्यायालय खोला गया, उसमें चलता था। गवर्नर को वीटो शक्ति प्रदान की गई, जैसे अभी हमारे राष्ट्रपति को प्राप्त है वीटो शक्ति, उस तरीके से गवर्नर को भी वीटो शक्ति प्रदान की गई। इसके बाद आया है 1786 का विशेष अधिनियम। 1786 के विशेष अधिनियम में क्या था, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी काउंसिलिंग का निर्णय रद्द करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को सेना का प्रधान सेनापति बनाया गया। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ उस टाइम, 1786 का रूल पढ़ रहे हैं, विशेष अधिनियम पढ़ रहे हैं, तो कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कार्य क्या किया इसने, कॉर्नवालिस कोड लागू किया और स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे केवल 2 बार भारत में आए थे। ये एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, यूपी में गाजीपुर में 1805 में इनकी मृत्यु हुई। अब आते हैं 1793 के चार्टर एक्ट। इसके अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कौन से अधिकार, व्यापारिक अधिकार। नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों को वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा। किससे मिलने लगा, भारतीय कोष से। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीय कोष से वेतन, जो नियंत्रक बोर्ड के सदस्य थे उनके लिए भारतीय कोष से वेतन दिया गया। 21 अप्रैल 1793 में इंडियन सिविल सर्विसेज का प्रारंभ हुआ। कब, 21 अप्रैल 1793, और 21 अप्रैल को इंडियन सिविल सर्विस डे भी मनाते हैं। अब आते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें बंगाल का गवर्नर कौन था, मिंटो प्रथम। यहाँ से ईसाई धर्म का प्रचार स्टार्ट हुआ। 1 लाख रुपए वार्षिक रूप से भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। किस चार्टर एक्ट के तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब मतलब कंपनी केवल जो राजनीतिक प्रशासन है वही करेगी, लेकिन व्यापार एकाधिकार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं करेगी, अन्य कंपनियां भारत में आके व्यापार कर सकती थी। लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार पर एकाधिकार बना रहा है कि इस पे ईस्ट इंडिया ही व्यापार कर सकती है। कंपनी का प्रशासनिक प्रशासनिक अधिकार 20 वर्षों के लिए, कौन सा अधिकार, 20 वर्षों के लिए प्रशासनिक अधिकार बढ़ा दिया गया। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 1833 का चार्टर एक्ट। इसे बोलते हैं सेंट हेलेना अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। सेंट हेलेना अधिनियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेंट हेलेना जो द्वीप था वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के उसमें था, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने
अपना आधिपत्य कर लिया, अपने अधीन कर लिया सेंट हेलेना द्वीप को, तो इसलिए इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी बोलते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत इस एक्ट में पाए जाते हैं। किसके, कौन से एक्ट में? 1833 के चार्टर एक्ट में। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त किया। 1833 में क्या हुआ? जो कंपनी का व्यापार था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, केवल राजनीतिक कार्य ही कंपनी को करने थे। इसमें क्या हुआ देखो, धारा 87, यहाँ धारा 87 लागू की गई, लिंग जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव, लेकिन हटा दी गई। कौन भेदभाव करता था? जो अंग्रेज थे वो भारतीयों को काला बोलते थे और आप खुद को गोरा, तो इस वजह से ये धारा 87 लागू की गई थी कि लिंग जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, लेकिन अंग्रेजों को ये अच्छा नहीं लगा तो इससे हटवा दिया गया। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल का गवर्नर अब क्या कहलाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या कहलाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। सॉरी, बंगाल का नहीं, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को हटा दिया गया और भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये मुझसे गलती हो गई थी, इसे याद रखना कि बंगाल गवर्नर जनरल के तहत अंतर्गत भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन से एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब गवर्नर परिषद की 3 सदस्य के अतिरिक्त एक विधि सदस्य शामिल किया गया। एक विधि सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य बनाया गया। गवर्नर परिषद की 3 सदस्य के अतिरिक्त एक विधि सदस्य शामिल कर दिया गया। इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार और उसकी परिषद क्या कहने लगी? भारत परिषद कहलाने लगी। भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग का गठन किया गया 1836 में, जिसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। 1835 से ऑफिशियल लैंग्वेज क्या की गई? इंग्लिश की गई, कि जो है इंडिया के स्कूल्स में क्या किया जाएगा, जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में पढ़ाई की जाएगी वो इंग्लिश में की जाएगी। और इसका सजेस्ट करने वाला कौन था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने एक जो है इंडिया की बुक्स के लिए भी कहा था कि इंडिया की बुक्स केवल एक इंग्लैंड की उसमें तुलना की जाए तो केवल एक अलमारी में रखी हुई सजी हुई, ऐसे कुछ कहा था। तो लॉर्ड मैकाले ने इसको सजेस्ट किया कि इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी शिक्षा दी जाए। ब्रिटेन के लोगों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया। भूमि खरीदने का अधिकार 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अब आते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या था? क्राउन कौन थी? विक्टोरिया, जिनका शासन था 1837 से 1901, और ये अंतिम चार्टर एक्ट था। गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। 1848 से 1856 तक रहा। ठीक है, भारत में संसदीय व्यवस्था का आधार गवर्नर जनरल की परिषद बनी। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसको बढ़ा दिया गया कि गवर्नर जनरल परिषद विधान परिषद का गठन किया गया। 12 सदस्य, जिसको कहा गया विधान परिषद में 12 सदस्य किए गए और उसको कहा गया छोटी संसद। ओके, गवर्नर जनरल की परिषद, इसको 2 भागों में, जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद और विधान परिषद। कंपनी के प्रशासनिक अधिकारों को अनिश्चित काल तक बढ़ाया गया। कंपनी के जो प्रशासनिक अधिकार थे उन्हें बढ़ा दिया गया, लेकिन क्राउन कभी भी शासन ले सकता था। क्या था? ब्रिटिश सरकार में जो क्राउन था वो अपने कंपनी से कभी भी शासन छीन सकता था। जो इंडियन सिविल सर्विसेज लिखित परीक्षा का आयोजन 1853 से 1922 तक तो लंदन में कराया गया, लेकिन 1923 में भारत में आयोजित की जाने लगी। तो इंडिया की जो सिविल सर्विसेज थी उसकी लिखित परीक्षा का आयोजन होने लगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। कितनी? 24 से हटाकर 18 कर दी गई। ICS को क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एंड ICS सेवा के अंतर्गत अधिकारी बनने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ओके, तो अब अपनी वीडियो का यही अंत करते हैं। दूसरी वीडियो ये कंपनी के शासन पे आधारित थी, और नेक्स्ट जो क्राउन ने अपने हाथ में शासन लिया था
उसके बाद के अधिनियम पढ़ेंगे हम। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।